ओके चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हमने मोशन प्लेन में? 5 हो गया था, 6 अभी स्टार्ट करने जा रहा है बराबर। क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन बराबर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, यही सेम डेरिवेशन तुमको 12th में भी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन एक्चुअल में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना ये लोगों ने नेट एक्सेलरेशन नहीं दिया है, उधर उन्होंने सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन निकाल के दिया है बराबर। लेकिन आधा इन्फॉर्मेशन से अच्छा पूरा इन्फॉर्मेशन रखो, क्योंकि तुमको सम जेडब्ल्यू का सॉल्व करना है बराबर। तो उसका प्रैक्टिस चालू हो गया तो उसमें तुमको ये सब आना चाहिए। तो नेट मतलब एक्चुअल में 2 टाइप का एक्सेलरेशन रहता है बराबर। एक रहता है जब भी कोई, अच्छा नेट एक्सेलरेशन कब निकाल रहे तुम लोग? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, समझा? नेट हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन। याद रहेगा, इस समय तुमको ओरल में पूछेगा बराबर, समझा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन रहता है? सिर्फ रेडियल। रेडियल मतलब जो रेडियस के अलॉन्ग रहता है, ध्यान दो सब लोग। हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें दोनों एक्सेलरेशन आता है, रेडियल भी आएगा और टेंजेंशियल भी आएगा। याद रहेगा दो नाम। नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा 2 एक्सेलरेशन रहता है? रेडियल और टेंजेंशियल बराबर। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही रहता है, कौन? रेडियल, समझा? हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नॉन यूसीएम कर रहे हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन दिया है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, वो मैं लास्ट में आराम से इसे बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, तो ध्यान से एकदम देखना, बेसिक वगैरह तुमको एकदम अच्छे से आना चाहिए, तो जाके हम लोग बना सकते हैं। देखो ये एक सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है बराबर। हाँ, एक ये सर्कुलर पाथ हुआ, इसका समझो हम लोग कुछ सेंटर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इतना, अपनी और भी डेरिवेशन करना है। देखो थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, क्योंकि हमको और भी डेरिवेशन करना है। ध्यान दो, बात मत करो। बराबर, एक सर्कुलर पाथ, और इसमें हम ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसा ओरिएंट करते हैं कि जिससे तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है ना वो बराबर सेंटर पे आएगा, समझा? इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन is oriented in such a way that it coincides with the center। जो एक्सिस है ना तुम्हारा एक्सिस, हाँ, वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग ऐसा ओरिएंट करने जा रहे हैं कि बराबर उसका ओरिजिन कहाँ पे आएगा? सेंटर में। इमेजिन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इट्स ओरिजिन कोइंसाइड्स विद द सेंटर। सेंटर से देखो इसका दिख रहा है बराबर, सेंटर पे आया ना ओरिजिन, वही ओरिजिन है, वही सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बोलो। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जैसा डेरिवेशन दिया ना ठीक है, लेकिन क्या मालूम है उसमें तुमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, समझा? तो मैं तुमको थोड़ा अलग तरीके, थोड़ा अच्छी तरीके से बताता क्या हो रहा है वहां पे। सुनो, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि समझो यहाँ पे एक पार्टिकल है बराबर, ये एक पॉइंट पे क्या है हमारा? एक पार्टिकल, सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग। चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा है बराबर प्रॉपर, और ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस बराबर। एक पॉइंट पी है मेरे पास, पॉइंट पी है, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट पी को हम लोग ज्वाइन करते हैं बराबर सेंटर से, और देखते हैं क्या होता है। समझो ये सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये दिख रहा है बराबर, ये पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दिया? सेंटर से। हाँ, जब मैंने पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है बराबर। ये जो एंगल है मैं इसको लेता हूँ थीटा, चलेगा? थीटा क्या है? समझा थीटा क्या है? ओके, तो थीटा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं अगर तुम लोग यहाँ से मोशन यहाँ से चालू हुआ है तो। चलो, तो एक थीटा हो गया। अब मैं ना ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ऐसा एज्यूम करते हैं कि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमारा P वो है x1 और y1, ऐसा एज्यूम करते हैं कि x1 और y1 हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है। देख लो, ये सब कुछ ओरल में पूछा जाएगा तो तुमको आना चाहिए, व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये सब आना चाहिए ना। हाँ, अब इसको मैं देखो, इससे एक लाइन को मैं बराबर x एक्सिस पे लेता हूँ ऐसा, और इससे सेम एक लाइन को लेता हूँ ऐसा y एक्सिस पे बराबर। समझा पॉइंट कैसा? अच्छा, अब बताओ, अगर ये पॉइंट, ये दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तुम बोलो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? y कोऑर्डिनेट। चलो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या है? y1 बराबर ना, समझा? और एक
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा x1 है, ठीक है, आवाज मत को ध्यान दो, ये y1 है, ये कितना है, अगर ये x1 है तो ये इतना क्या रहेगा, सेम ही है ना, तो ये भी तुमको बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे, समझा, ये x1 y1 ला कहाँ से रहा है मैं, समझा। चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सब वो प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं, x1 और y1 का प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं। देखो तो अगर मुझे इनका प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि समझो मुझे x चाहिए, x1, तो ये ट्राइंगल का x1 क्या है, एडजेसेंट में आ रहा है तो मैं कॉस लगाएगा। सेम अगर मुझे y1 चाहिए तो ये ट्राइंगल के अपोजिट में आ रहा है तो साइन लगा देंगे। चलो ट्राइंगल कुछ नाम ले लेते हैं, यहाँ पे नाम दिया है OAP, बराबर, तो OAP नाम ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, बराबर। ये O, ये A और ये P, बराबर। करते स्टार्ट, बोलो अगर मैं इन ट्राइंगल OAP आता हूं, इन ट्राइंगल OAP x1 निकालने के लिए क्या लगाओ, cos थीटा, बोलो cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा ना r, बराबर ना, बोलो cos थीटा का आंसर क्या आएगा, अरे बोलो भी तो, x1 बाय r, तुमको क्या निकालना था वैसे, x1 बताया ना कोऑर्डिनेट, तो बताओ x1 का आंसर r cos थीटा, समझा कैसे निकाला x1 का आंसर। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ध्यान दो सब लोग बॉयज, तुम स्पेशली तुम लोग ध्यान दो एकदम अच्छे से, x1 का आंसर क्या है, r cos थीटा, बराबर। चलो अब x1 मिल गया तो y1 भी निकाल लेते हैं, तो अगर मुझे y1 चाहिए तो तुमको अपोजिट मतलब क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा, वो क्या रहता है अपोजिट, अपोजिट y1 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज r है, बोलो y1 का आंसर r साइन थीटा ना, यहाँ का डिवाइड यहाँ जाता है तो इंटू होता है, तो r इंटू साइन थीटा, समझा, वैल्यू आ गया ना। बोलो तुमको x1 y1 दोनों मिल चुका है, बोलो x1 का आंसर, x1 का आंसर r cos थीटा और y1 का आंसर r साइन थीटा, समझ में आ रहा है सबको, समझना ही है, बराबर, समझा नहीं कैसे आया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, समझो ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये पार्टिकल, देखो इधर तुमको वैसे क्या निकालने बोला, नेट एक्सेलरेशन ना, नेट एक्सेलरेशन, तुम्हारे सिलेबस में नेट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, बराबर, तो तुमको लास्ट में रेडियल एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो यहाँ पे अगर समझो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, नेट ना, नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन कब रहता है, नॉन यूसीएम में रहता है कि यूसीएम में रहता है, नॉन, नेट में दो आता है ना, कौन सा दो आता है, रेडियल और, नाम में ही है रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब वो एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है, बराबर, ऐसा कुछ AR समझ आ रहा है, अंदर एक्ट होएगा ऐसा AR ना, ऐसा, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल, नाम दे दूं AR, अरे रेडियल है ना, और A क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है, सिंपल लॉजिक है, AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, सिंपल। मैंने बताया और एक एक्सेलरेशन रहता है टेंजेंशियल, नाम में ही है टेंजेंट, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसा समझ आ रहा है, अरे देखो ऐसा, ये कौन सा नाम बताओ, क्या दूं, A मतलब क्या रहेगा एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल नाम क्या दूं, AT दे दूं, समझा, समझ में आ रहा है, AT और AR समझा क्या क्या है, AT का नाम, AT का नाम AT टेंजेंशियल, और AR का नाम रेडियल, हमको चाहिए नेट, हमको क्या चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन ना यहाँ किधर तो आएगा, सोचो ना ऐसा, ये एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इसका याद है इधर बनता है पैरेललोग्राम, भूल गए क्या, पैरेललोग्राम, और ये तुम्हारा मेन ये रहता है ना नेट एक्सेलरेशन, ये इधर आएगा, समझा, तो इधर जगह नहीं था मैंने, यहाँ पे देखो बीच में से ऐसा कुछ आएगा, समझा, ऐसा रहेगा नेट एक्सेलरेशन का, और हमको नेट निकालना है। चलो चालू करते हैं काम, तो AR AT, बराबर, एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के ले लेते हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकाल के रखते हैं। देखो तो यूनिट वेक्टर रेडियस का, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैं ये ग्रीन कलर का वेक्टर बना रहा है, ये रहेगा ER कैप, क्या रहेगा वो, R मतलब रेडियस वेक्टर का है, यूनिट वेक्टर, और कैप मतलब यूनिट वेक्टर ना, ER कैप बता दूं, ER कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर, समझा, ER कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन बताता ना यूनिट वेक्टर, देखो डायरेक्शन बता रहा है, बराबर ना, हाँ,
ऐसा ही तुमको ईटी कैप भी मिलेगा, ईटी कैप भी वैसे रहता है, वो बताऊंगा तुमको ईटी कैप। अभी ईटी कैप नहीं बताना आएगा, अभी ईआर कैप बता सकते हैं। देखो ईआर कैप का अगर मुझे आंसर लिखने का है तो सबसे पहला पॉइंट वही निकालेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। ध्यान दो, कल के ओरल में ये सब रहेगा। यूनिट वेक्टर ऑफ कौन सा वेक्टर? रेडियस। क्या नाम है उसका? ई आर कैप। ये है यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर। हाँ, इसका आंसर देखो। एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 रहता है। चलो मैं एक वेक्टर लिखता है और तुम बताओ कि वो राइट है कि नहीं। मैं लिखता हूं ई आर कैप का आंसर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, बराबर। ये मैंने लिखा है ई आर कैप। अगले सर आया कैसे? बराबर देखो, आर दिख रहा है, हटा दिया, आर दिख रहा है, हटा दिया। एक्चुअल में इसका जरा मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने आता है? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है? नहीं मालूम है? देख लो, अगर तुमको कोई भी वेक्टर का जैसे कि तुमको तुम्हारे पास ई आर बाई, देखो ये ना, इसका तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए था? 1 आता है ना। चलो देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर आई कैप के बाजू वाले का स्क्वायर करने का रहता है, बराबर, प्लस जे कैप के बाजू वाले का स्क्वायर करते। कितना आ रहा देखो जरा, 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 आया ना, मैग्नीट्यूड 1, मतलब राइट लिखा है मैंने यूनिट वेक्टर। और वो कॉस और साइन कहाँ से आया? ये देखो ना, यहाँ से। अरे इतना समझो, आर का वैल्यू 1 ले लिया बस, समझा? यूनिट सर्कल है, समझो ऐसा समझा। ये कैसे निकाला? यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर। बोलो अब इसके बाद मैं ना तुमको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग तरीके से बताना, थोड़ा लेवल बहुत हाई समझो, जेडब्ल्यू के लेवल से पढ़ा रहा है तुमको मैं यहाँ पे। देखो ये दिख रहा है, ये वाला वेक्टर 80, तुमको बताया था मैंने, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन जो भी होता है उसके अलोंग अपन उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस, खाली ना ऐसा। हाँ, तो मैं ये 80, ये दिख रहा है 80 बार होना चाहिए एक्चुअल में, 80 बार और ए आर बार, क्योंकि वेक्टर ना, तो 80 बार को यहां से प्रोजेक्ट करता है इधर, समझा? समझा क्या? दिख रहा है, यहां से डायरेक्टली उसको किधर प्रोजेक्ट कर लिया मैंने? यहां। समझ रहा है कि तुमको क्या कर रहा है? थोड़ा हाई लेवल का मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री है, देखो लेकिन समझो। बराबर क्यों कर रहा है मैं ऐसा? क्योंकि मेरे पास 80, देखो जैसे ई आर कैप निकाला ना, अरे ए आर के लिए मैंने ई आर कैप निकाल के रखा है, 80 के लिए ई टी कैप आना चाहिए। वो ई टी कैप इतना इजी नहीं है। देखो ई आर कैप मैंने कैसे निकाला, उसके डायरेक्शन में मुझे एक पॉइंट मिला, आर का वैल्यू 1 लेके बना दिया वेक्टर। लेकिन 80 बार के डायरेक्शन में कोई पॉइंट है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, समझा? मैंने अब 80 बार को यहां से यहां प्रोजेक्ट कर लिया है। अगर मैं कैसे भी करके ये वाला पॉइंट निकाल दूं तो मिल गया ना मेरे को, मैं ई टी कैप भी निकाल सकता है बहुत इजीली, समझा है? बोलो चलो वो पॉइंट निकालते हैं, उसको अलग कुछ नाम देते, समझो क्यू नाम दे दिया इसका। इसका नाम क्या है? क्यू। इसका नाम क्यू है। चलो सेम जो काम इधर किया वही काम वहां पे करते, देखते तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। सब कुछ लगेगा, मैथमेटिक्स सब पूरा लगने वाला है। ये बना दिया परपेंडिकुलर, बराबर। y2 नाम दूं और इसको क्यू मालूम है ना? अरे मालूम है तुमको ना, इधर देखो ना, x1 y1 तो उधर एक सेकंड पॉइंट है, x2 y2, बराबर। तो उसका कोऑर्डिनेट भी पहले से लिख देता हूँ कि कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, बताओ क्या बोला तुमने? q का कोऑर्डिनेट क्या लेना है हमको? x2 और y2, समझा? बोलो ठीक है। अब अगर समझो मुझे ये याद है कैसा निकाला था x1 y1, वैसे तुमको ये भी निकालने का है। लेकिन सबसे मेन चैलेंज है उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ का एंगल होना चाहिए ना, ये वाला एंगल ही नहीं। देखो यहाँ पे थीटा था ना अपने पास, तो निकाल लिया। थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्योमेट्री लगाते और देखते कितना आंसर आता है। देखो कोई मुझे देख के बता सकता है ये जो ग्रीन कलर से मैंने अभी किया उसका आंसर कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा। कैसे थीटा रहेगा? नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल थोड़ी बन रहा है वहाँ पे, वो तो क्रॉस तो बनेगा ना। कहाँ हो रहा है वहाँ पे क्रॉस? इधर देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कितने का बताओ? ये पूरा 90 में से ये पार्ट कितना है? थीटा ना, तो बचा कितना? 90 माइनस थीटा। ये इतना एंगल है 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितने का है? अरे वो रेड वाला लाइन और ये ब्लैक वाला लाइन मिलके कितने एंगल बन रहा है? वो देखो ना, रेड वाला ये रेड और वो पीछे आर वाला ब्लैक, ये ना यहाँ पे ऐसा, ये कितने का एंगल है? 90 है वो। और कैसे 90 है? अरे भूल गए क्या? इसको पैरेलली प्रोजेक्ट किया था ना, इधर 90 है क्या? इधर
अरे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है बराबर। तो अगर इधर 90 है तो याद है जब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर भी 90 बनेगा ना ऐसा। सुनो, तो हमको इतना मालूम पड़ा ये थीटा था, तो ये कितना था बताओ, ये 90 माइनस थीटा। देखो इसमें से ये थोड़ा सा एंगल ये दिख रहा है छोटा सा, ये कितना है 90 माइनस, ये कितना है फिर पूरा 90 का है ना, पूरा 90 का है, उसमें से थोड़ा पार्ट कितना है तो बचा कितना 90 माइनस थीटा ना, ऐसा करते हैं ना। तो माइनस डालो अंदर 90 माइनस 90 प्लस थीटा, मतलब कितना ये थीटा। लेकिन ये नहीं चाहिए मेरे को, इसके नीचे वाला चाहिए, वो कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, समझा। हाँ यही था मेन लॉजिक। तो ये जो आंसर है ये है 90 माइनस एंगल, समझा। बोलो दिख रहा है, इधर था थीटा उधर गया तो वही काम पूरा वही है। बाकी तुमको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए तो तुम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना भी हार्ड नहीं है बराबर। चलो अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। कौन सा ट्रायंगल देख लो, कल का ओरल है ये। कौन सा ट्रायंगल, अच्छा नाम देते हैं ओ, ये क्यू और इसको बी नाम देते हैं। बोलो इन ट्रायंगल ओ क्यू बी क्या लगाओ, मेरे को पहले x2 चाहिए, क्या लगाओ cos, एंगल कितना है अभी 90 माइनस थीटा। cos का आंसर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितने का है ये r ना, रेडियस है ना ये। अरे रेडियस देखो ना, पूरा रेडियस ही रहेगा वो हमेशा। तो बोलो क्या बनेगा बताओ, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू x2 बाय r। 90 पे चेंज होता है, होता है। cos क्या बन जाता है साइन थीटा, समझा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो साइन थीटा का आंसर x2 बाय, लेकिन हमको तो x2 चाहिए था, कितना r साइन थीटा। देखते चलो, ये सब कल का ओरल में है तुम्हारे लिए, एकदम ध्यान से। मैं सब पूछे तुमको कौन से ट्रायंगल में क्या लगाया था तो क्या मिला था। हाँ cos मिल गया, अब क्या लगाओ साइन। अरे y निकालने, y2 निकालने लगाना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, बोलो क्या लिखो y2 बाय r ना, 90 पे चेंज क्या हो जाएगा cos। कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट में सब चीज पॉजिटिव, तो cos थीटा का आंसर y2 बाय r, समझा। क्या चाहिए था तुमको y2 का आंसर r, अरे साइन था ना, नहीं cos ही ना, cos वाला चेंज हो गया था ना, समझा। थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव रहता है ना। तुम्हारा x का आंसर क्या चाहिए था तुमको नेगेटिव, लेकिन आया क्या नेगेटिव। लेकिन मैं कहूँ कि नेगेटिव ही है तो हम लोग खुद से नेगेटिव ले लेंगे, समझा। समझा क्या, क्योंकि होता है ना, और y क्या रहता है y पॉजिटिव ही है। चलो बताओ तुमको कोऑर्डिनेट मिल चुका है q का, बोलो क्या मिला कोऑर्डिनेट माइनस r साइन थीटा कॉमा r cos थीटा, समझा। मिला ना। ये कोऑर्डिनेट से तुम लोग ने ER क्या बताया था ना, अरे R हटा दिया था ना। अब ये कोऑर्डिनेट से बोलो तुम लोग क्या बता सकते, बताओ AT के पैरेलल है ना, ET क्या बता सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। बोलो चलो क्या है वो ET कैप, क्या रहेगा बताओ। ET कैप को क्या बोलेंगे, हाँ यूनिट वेक्टर किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ना, बराबर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर उसके अलोंग है ना। हाँ एक्चुअली में उसकी, ये भी उसकी जब दोनों उसके अलोंग ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बराबर। तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैं T लिख रहा ना T, तो टेंजेंशियल बोलना बहुत जरूरी है। यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल, बराबर ना, नहीं गलत होगा। हाँ टेंजेंशियल वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल डिनोट कैसे करेंगे बताओ। देखो आप बहुत डेंजर डेरिवेशन है, स्टार्टिंग से ध्यान देते चलो, पूरा एंड तक जाएगा शायद वहां तक, ऐसा है। तो ET कैप बताओ जरा क्या रहेगा ET कैप, R हटा के बोलना बस, माइनस साइन थीटा I कैप प्लस cos थीटा J कैप, समझा। ER और ET कैप कैसा निकाला, समझा क्या। ये सब यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ क्या है हमारे लिए यूनिट वेक्टर। अब गेम एक्चुअल अभी चालू होएगा, समझा तुमको इतना क्या हुआ। हाँ तो ये मैंने ER कैप और क्या निकाल के रख दिया है ET कैप। चलो अब कुछ थियरी वीरी पॉइंट तुमको बताना पड़ेगा। याद है तुमको ऑलरेडी याद करा दिया मैंने, कंसिडर अ पार्टिकल, वो सब याद है। बोलो क्या था बताओ।
कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सेंटर ओ रेडियस आर डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे नहीं बोल सकते ना, एस तो आया नहीं बराबर। उसके आगे क्या था, इन टाइम इंटरवल था कुछ, हाँ एंटी क्लॉकवाइज तो है, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। देखो क्या है पॉइंट, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेंटर ओ रेडियस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो चलो, बोलो बोलो क्या था, बताओ क्या बोले तुम लोग। हाँ वैसे ऊपर ही लिखना चाहिए था इसको, इधर लिखना, तुम लोग अगर लिखे तो यहाँ पे लिख देना, मैं पीडीएफ में तुमको सेंड कर दूंगा, लेकिन वो पॉइंट रहेगा बरा, ये दिख रहा है इसके ऊपर, ये मैथमेटिक्स के ऊपर थ्योरी एक्चुअल में आना चाहिए, समझा। या तो आजू बाजू किधर जगह रहेगा तो वहाँ पे लिख दो, एक ही साइड तुमने किया ना, एक साइड तुम्हारे पास जगह रहेगा शायद, वहाँ पे याद है ना पॉइंट क्या रहेगा, कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेंटर ओ रेडियस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब पीडीएफ में रहेगा, वो तुमको मिल जाएगा, वहाँ से लिख सकते हैं। ये समझा के बताओ दो, समझा। चलो अब हमको यहाँ पे अप्लाई करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबको मैथमेटिकल मेथड में याद है, सबसे पहला था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मैथमेटिकल मेथड आना चाहिए, देखना तुमको लग रहा है ना कितनी बार यूज हो रहा है वो, हाँ तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर लो, अगर नहीं आता तो पहले पढ़ के कंप्लीट कर लो। चलो तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर डायरेक्ट भी तुमको यहाँ से बता सकता है मैं। देखो ये दिख रहा है आर बार, वैसे यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लिया है, स्मॉल आर लिया है, स्मॉल आर से हमने यहाँ पे किया है, हाँ स्मॉल आर का पोजीशन वेक्टर है। देखो अगर पॉइंट पी दिखाई दे रहा है तुमको, पॉइंट पी दिख रहा है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिख, चलो उससे पहले मैं तुमको कुछ चीज सिखाता हूं। देखो ये पॉइंट ए से पास हो रहा है बराबर, ये वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। क्या कोऑर्डिनेट है, इमेजिन करो तो ओरिजिन से जाता है ना ऐसा ओ ए बार, समझो मैं इसको नाम दे देता है आर बार, तो इसका आंसर रहेगा आर बार इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1। बोलने का मतलब है कॉमा में जो भी रहता है पहले के साथ आई कैप लेने का, दूसरे के साथ जे कैप, तीसरा भी है तो के कैप। वैसे हमारे पास 2 डायमेंशन में कर रहे हैं तो ये मत लो, इसका आंसर है ना मेरे पास, इसको लेंगे, समझा। ऐसा ही आर बार बताओ, आर बार मालूम है क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। थर्ड पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला तुमको एक है तुम्हारे सामने, बोलो आर बार का आंसर क्या लिखूं मैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, समझा, बोलो समझा ना। हाँ तुमको इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, ओमेगा का फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, डी थीटा बाय, वो भी लगेगा यहाँ पे, इसके तुमको पहले पढ़ा दिया मैंने। चलो तो अब एक बात चलो पहले तुमको क्लियर कर दूं, मुझे जाना है नेट एक्सेलरेशन तक, कहां तक जाने का, नेट ना, तो कैसे जाएंगे सुनो। पहले तुमको सबसे पहला तुम्हारे पास होना चाहिए आर बार, है तुम्हारे पास, है। फिर तुमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको मिलेगा वी बार, बराबर, समझा। फिर वापस तुमको ये जो वी बार मिला ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको मिलेगा ए बार, समझा। बार बार रहने दो, डायरेक्ट ऐसा वी ए, समझा। ए तक तुमको जाना है, कहां तक जाने का, ए। अभी तुम लोग इधर है आर बार पे, एक बार डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, वी, और एक बार लगाएंगे तो ए तक पहुंचने का। डेरिवेटिव लगाना थोड़ा है बराबर, उसके तुमको डेरिवेटिव आना चाहिए डिफरेंशिएशन मैथ्स का। चालू करते हैं, चलो देखो तो समझ में आया ना क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ हमेशा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगाएंगे आर बार को तो ही वी मिलेगा। याद है वो सब में तुमको मैं डी बाई डी क्यू कराया था, अंदर क्यू था तभी डी बाई डी क्यू कराया ना, इसमें अंदर टी दिखाई दे रहा है क्या, तो तुम लोग डी बाई डी टी लेंगे कैसे, समझा क्या बोला मैं, अरे बोलो। हाँ अंदर देखो ना, अंदर टी होना चाहिए ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए, तो अंदर टाइम बनाते हैं कैसे, देखो अगर वैसे नहीं बनाया तो भी चल जाना चाहिए, क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए कि वो थीटा क्या है। देखो एक बात बताओ, तुमको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ना, ओमेगा इक्वल टू, बोलो क्या है एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ना, ऐसा है। उस कभी समझो कुछ बड़ा ऐसा कुछ वैल्यू रहेगा तो डेल्टा डी वो सब हटा के मैं थीटा बाय टी भी ले सकता हूँ इसको, समझा, ऐसा भी ले सकते हैं। तो ओमेगा का आंसर थीटा बाय टी भी हो सकता है, तो यहाँ से थीटा का आंसर बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो अगर मैं थीटा के जगह पे ओमेगा इंटू टी लिख दूँ तो अंदर टी बन गया ना,
अरे मैं क्यों कर रहा था, मेरे को अंदर टी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं डी बाई डी टी लूँ कैसे? अंदर टी दिखा तो मैं ले सकता ना, तो अंदर टी लाने का रास्ता ये है, इससे तुमको अंदर टी मिल जाएगा। समझा? समझा फॉर्मूला क्या है? वैसे अगर ये नहीं भी यूज़ किया तो भी तुम लोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करके दिखाता हूँ। वैसे बोलो, डेरिवेटिव में तुमको कंपोजिट सिखाया, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं ना? चलो ठीक है, इधर देखो। तो सबसे पहला चीज तुमको मैंने क्या बताया, टी अंदर लाएंगे कैसे, बताओ टी अंदर कैसे आएगा? फॉर्मूला तुमको बताया जस्ट, क्या ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया? थीटा बाय टी। उधर से तुम लोग थीटा निकालने वाले ना, बोलो क्या बताया तुमको? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। अंदर टी बना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो आर बार का आंसर क्या रहेगा? आर, थीटा नहीं दिखना चाहिए, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। बोलो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप ना, बराबर, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। समझा? बोलो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैंने क्यों किया ऐसा तुमको समझा क्या? अरे मुझे डी बाई डी टी करना है, उसके लिए अंदर टी चाहिए, टी नहीं था, मैंने टी बना दिया। अब समझा? अब बोलो क्या करूं? अब क्या मैं डी बाई डी टी लूँ, मतलब डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है, आता ना सबको? देखो जब भी मैं डेरिवेटिव लेगा कॉस का, कॉस ओमेगा टी का, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी। समझा? बोर्ड में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस का फॉर्मूला रहता है माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस। उधर एंड में देखा, देखो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव, उधर एक्स के साथ लिखा है, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे दो टर्म है ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, सेकंड देखो ना उधर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, उसके नीचे है बराबर। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन होता है, लेकिन याद रखो वो जो तुम्हारे उधर बोर्ड पे लिखा हुआ फॉर्मूला है वो डी बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स है ना, इसका आंसर होता है माइनस साइन। ये दो माइनस, ये देखो ये दो मैच होना चाहिए, ये एक्स और ये एक्स मैच होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आता है। देखो वो फॉर्मूला ऐसे ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर क्या रहता है? उधर ये दो चीज मैच होता है, हमारा मैच हो रहा है क्या? नहीं। तो ऐसा एज्यूम करो कि मैच हो रहा है बराबर। और जब भी हम लोग कोई एज्यूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव तुमको फिर से लेना पड़ता है बराबर। डी बाई डी टी जिसको तुमने एज्यूम किया, एज्यूम किसको किया था? ओमेगा टी। ये समझ में आया जो मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये कब करते बताओ ऐसा? जब मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो मैच हो गया, ऐसा एज्यूम किया, और एक बार एज्यूम किया तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाने का। जैसे यहाँ पे कॉस एक्स था तो आंसर आया माइनस साइन एक्स, तो कॉस ओमेगा टी रहेगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन। लेकिन जिसको एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव फिर से लो और मेन आंसर से मल्टीप्लाई करो। समझा ये चीज? कॉस का आंसर माइनस साइन आता है, वैसे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखो जरा वहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, बराबर ना। सेम लॉजिक इधर भी लगेगा। डी हमारे पास तो डी बाई डी टी, देखो ना हमारा डी बाई डी टी में साइन ओमेगा टी आएगा ना, बराबर। डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा? साइन ओमेगा टी। क्या मैच हो रहा है क्या? तो लेकिन हमको मालूम है क्या करने का, हम एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। साइन ओमेगा टी, इसके हिसाब से बताओ आंसर क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी। अरे एक्स के लिए एक्स था तो ओमेगा टी के लिए ओमेगा टी आएगा ना, सिंपल है। लेकिन जिसको भी तुमने एज्यूम किया है उसको फिर से लो डेरिवेटिव और मेन आंसर से मल्टीप्लाई ना। तो बोलो क्या करो, इनटू बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? डी बाई डी टी ऑफ जिसको तुमने एज्यूम किया था, ये ना। समझा? यही चीज यहाँ पे करने वाला हूँ बराबर। बोलो समझ में आ रहा है? चलो इधर आ जाओ। मैं डिफरेंस ये सब डेरिवेटिव में सिखाया हुआ चीज़ है, शायद ये तुमको कंपोजिट फंक्शन नहीं आया था, ये 12th में आ जाएगा, लेकिन डेरिवेशन में तो लगता है, तो सीख लो। समझा? अरे क्या करने का है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और जिसको भी एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, मेन आंसर से मल्टीप्लाई कर दो। समझा? ज़्यादा दिन दूर नहीं है तुम लोग 12 से, थोड़े दिन में तुम्हारा 12 भी चालू हो जाएगा, तो सब सीखो ये सब बराबर। बोलो क्या करूँ? 4th पॉइंट, डिफरेंट आर बार से, आर बार है ना तुम्हारे पास, सेकेंड स्टेप क्या करूँ? डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नीचे टी है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे एक्स होता तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्या लिखो बताओ? डिफरेंशिएटिंग किसको? अरे किसको लेकिन कर रहे? डिफरेंशिएटिंग, हाँ, डिफरेंशिएटिंग आर बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। समझा? इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम लोग LHS में डी बाई डी टी लोगे एक बार और RHS में लोगे डी बाई डी टी। समझा? तो बोलो क्या आएगा? आर कॉस ओमेगा टी ना, आई क्या, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। क्या आप ध्यान दे रहे सब लोग? बराबर है? समझा क्या क्या? अरे बहुत सिंपल है। इसका मतलब है LHS में डी बाई डी टी लो, RHS में डी बाई डी टी लो। LHS में डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्या होता है तुमको पहले बता दिया मैंने, क्या होता है? V, बराबर। डी बाई डी टी ऑफ आर बार को क्या बोलेंगे तुम लोग? V। और आगे भी तो है ना तुम्हारे पास वहाँ पे V, मतलब V बार लिखा था ना मैंने, उसको रब कर दिया वहाँ पे। ठीक है चलो आगे बड़ा बताओ। डी बाई डी टी अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अंदर, हाँ।
तो बताओ पहले डी बाई डी टी किसको मिलेगा? फर्स्ट वाले को। तुमको मालूम है हमेशा डेरिवेटिव में से कांस्टेंट चीज बाहर आती है, बराबर। रेडियस कुछ भी कर लो, रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। अरे ये थोड़ी चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है कम ज्यादा हो रहा है? उतना ही है, तो आर बाहर आ जाएगा। सेम ये दिख रहा है आई कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर है ना एक्स एक्सिस का। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर वाई, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही रहता है, वो भी चेंज नहीं होएगा। तो मैं आर और आई कैप को बाहर ले लेगा। चलो तो डी बाई डी टी के बताओ पीछे कौन कौन आ जाएगा? बोलो कौन कौन आएगा? डी बाई डी टी के पीछे कौन कौन आएगा? आर क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आई कैप भी कांस्टेंट बाहर। बोलो डी बाई डी टी किसको लगेगा? अरे जे कैप इधर है ना, अभी मैं तो इधर ही है ना। हाँ अभी तो फर्स्ट सॉल्व कर रहा है। कॉस ऑफ बोलो किसको लगेगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी ना। अरे इसको ही लगेगा ना डी बाई डी टी। हाँ आगे देखो शॉर्टकट भी है यहाँ पे। किसके विथ रेस्पेक्ट टू तुम डिफरेंशिएट कर रहे थे? टी। तो डी बाई डी टी सिर्फ टी वाले टर्म को ही लगेगा। टी वाला टर्म किसके पास है? कॉस के, तो वही रहेगा अंदर, बाकी सब बाहर आ गया। ये भी शॉर्टकट है, वो याद है क्यू में बताया था मैंने, क्यू सिर्फ अंदर था बाकी सब बाहर आ गया था, क्योंकि मैं विथ रेस्पेक्ट टू डी बाई डी क्यू कर रहा था, याद है। वैसे डी बाई डी टी करे तो अंदर सिर्फ टी वाला टर्म रहेगा, बाकी सब बाहर। कॉस अकेला बाहर नहीं आता है, समझा? इसके लिए आगे बताओ। सेम यहाँ से कौन कौन बाहर आएगा? आर और जे कैप। ध्यान दो सब लोग, डी बाई डी टी बोलो किसको लगेगा? साइन ओमेगा टी, समझा? बोलो इसका डेरिवेटिव भी निकालने सिखाया मैंने तुमको, वहां पे सिखाया ना। चलो बताओ डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है? माइनस। अब माइनस पीछे लिख दो, माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन मैच हो रहा था क्या? फिर भी तुमने इसको एज्यूम किया, तो मैं ऐसा अंडरलाइन करके चलता है, अंडर याद रहेगा कि मैंने उसको एज्यूम किया। जिसको भी एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ता है ना, और मेन आंसर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। भूल गए हो क्या सामने लिखा हुआ है? बोलो आना चाहिए, ध्यान देते रहो, एक्टिव रहो। अभी चालू है, अभी वहां तक जाएंगे, इसके लिए स्टार्टिंग से ध्यान देते रहो। समझा कैसे निकाला ये? आगे आओ तुम लोग बताओ, तुम बताओ इधर क्या करो। ये एक काम करो, तो बाद में भी लिख सकते हैं, अभी ध्यान दो बहुत, क्योंकि इतना इजी डेरिवेशन नहीं है ये। बोलो क्या करूं? आर ऐसी, जे कैप भी एज इट इज, साइन ओमेगा टी कहां गया? साइन का आंसर क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बाद में लिखो, अभी देख लो ना, बाद में खुद से फोटो दे देगा तुमको, लिख लेना वहां से। फिर उसके बाद इसको एज्यूम क्या मैच हो रहा था क्या? ये इधर टी है इधर ओमेगा टी है, मैच नहीं हो रहा है, बराबर पूरा अक्खा मैच होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं मैच हो रहा है तो तुमको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और मेन आंसर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर? समझा? बोलो बराबर ना। एक स्टेप और कर लेता हूँ फिर वहां पे आता हूँ। देखो अब इधर आओ, मैंने तुमको क्या बताया था? अगर डी बाई डी टी, समझो कुछ ऐसा लग रहा है, डी बाई डी टी एम इंटू टी। डी बाई डी टी किसको लगा है? एम इंटू टी। तुमको मालूम है डी बाई डी टी है, इसका मतलब सिर्फ अंदर कौन सा टर्म रहना चाहिए? टी, और बाकी सब उसके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट बाहर। तो यहां से बोलो कौन बाहर आ सकता है? एम, और डी टी बाई डी टी हो जाएगा। डी टी बाई डी टी कितना होता है? 1 ना। अभी तो किया था डी क्यू बाई डी क्यू 1, वैसा तो डी टी बाई, सिंपल समझ लो कैंसिल हो गया, वैसा होता नहीं बट समझ लो बराबर। तो आंसर बोलो सिर्फ क्या आया? ये क्यों बता रहे? क्योंकि तुमको इधर लगेगा। देखो डी बाई डी टी के अंदर बोलो कौन है? ओमेगा भी है और कौन है? टी भी है। तो बताओ किसको बाहर लेंगे तुम लोग? हाँ, क्योंकि अंदर टी है, मतलब ये टी का फंक्शन, टी के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो अंदर टी होना चाहिए सिर्फ। इधर से ओमेगा बाहर, इधर से भी ओमेगा, समझा? बोलो क्या आया बताओ? माइनस आर ओमेगा, ओमेगा भी ले लिया मैंने, आई कैप, फिर साइन भी तो है, साइन ओमेगा टी, और कौन है तुम्हारे पास? डी टी बाई डी टी बचा है अभी सिर्फ, अरे ओमेगा बाहर आ गया ना, और डी टी बाई डी टी जो बचा है उसका आंसर क्या होता है? डी टी बाई डी टी 1 ना, तो हटा दो डी टी, समझ लो, गया। आगे बताओ, प्लस बोलो आर, ए इधर से आया कुछ तो, ओमेगा, जे कैप, कॉस ओमेगा टी, बचा क्या वहां पे? सिर्फ डी टी बाई डी टी जो हो गया 1, समझा? ये मैंने जो डी आर बार बाई डी टी निकाला, ये क्या है? वी बार ना। अरे बताया ना यहाँ पे वी बार पे आए, अभी ए बार पे आना बाकी है। सेकेंड स्टेप आ गए, बोलो समझा क्या? सेकेंड स्टेप है वी बार निकल गया है। बोलो अभी क्या निकालना है अपने को? ए बार। ए बार के लिए वापस वही काम करेंगे जो अभी किया, वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। देखो अंदर टी है क्या? अंदर टी है ना, टी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चलो तो फिफ्थ पॉइंट बोलो क्या रहेगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, फिर से कर रहे हैं ना हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसको डिफरेंट, पहले हम लोग आर बार को डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब किसको करेंगे बताओ? अब वी बार को करेंगे, तो ए बार मिल जाएगा ना, बराबर? डिफरेंशिएटिंग बोलो, किसको डिफरेंशिएटिंग? वी बार विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम, टी ना।
मतलब मालूम है इसका, LHS में d बाई डी टी एक बार लो और RHS में एक बार, ये समझा ना कैसे किया है, ध्यान दे रहे ना, ध्यान दो, ये अभी चालू है, अभी तो धीरे धीरे चालू हो रहा है, समझा। चलो आ जाओ, तुम्हारे पास V बार है LHS में, बोलो क्या लूँ V बार के पीछे, अरे बोलो d बाई डी टी ना, तो RHS में भी क्या लूँ, d बाई डी टी, क्या है RHS में तुम्हारे पास, माइनस R ओमेगा आई कैप, फिर साइन ओमेगा टी, फिर क्या है प्लस में R ओमेगा जे कैप कॉस ओमेगा टी ना, समझा क्या, बोलो समझा, समझा है क्या, ठीक है। देखो अभी तो और बड़ा है, ये तो कम था, अभी देखो अभी इसके बाद देखो ये वहां तक जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, देखो कुछ तो वेलोसिटी घूम रहा है, नहीं है क्या, वो जो भी चीज से वो घूम रहा है क्या वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, यूसीएम रहता तो स्पीड कैसा रहता है, ये क्या है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब ओमेगा भी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, क्यों मालूम है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार को क्या बोलते हैं बताओ, वी लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार मतलब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, नॉन यूसीएम में नहीं है। अगर ये मतलब v कांस्टेंट नहीं है ना, हाँ v का है तो बहुत बार मैंने फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर v कांस्टेंट नहीं है तो क्या ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है, समझा। तो यूवी रूल सिखाया तुमको ना डेरिवेटिव में, मैंने u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u सिखाया मैथ्स में ना, 11th में सिखा हुआ है ना, वो लगेगा यहाँ पे, वो लगेगा। बताओ जरा इसमें से देख के बताओ, चलो पहले d बाई डी टी हम लोग अंदर देते हैं वैसे ना, हाँ एक बार बताओ इसमें से कांस्टेंट क्या लग रहा है तुमको, कि कौन कांस्टेंट बताओ, r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, और कोई नहीं, वो इंडिविजुअल जब लगेगा तो, मैं पूछ रहा पूरे अक्षर में से क्या कांस्टेंट है, r, और ओमेगा है, ओमेगा नहीं है, नहीं फिर भी मैं उसको बाहर निकाल के रखता है, मेरे को मालूम है क्यों कांस्टेंट, ध्यान दे रहा, बोलो तो मैं क्या बाहर निकालू बताओ, r बाहर निकाल दिया, r कांस्टेंट है, d बाई डी टी के बाहर आ सकता है, बराबर, नहीं वो माइनस रहने देते, माइनस इसको उल्टा लिख देता, पहले ये लिखता है बाद में, या तो बाद में वो साइन से कॉस बने, कॉस से साइन हो जाएगा बराबर, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने r से बाहर निकाला है, बराबर। फिर क्या बचा बताओ हमारे पास, d बाई डी टी, क्या ओमेगा कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट चीज ही सिर्फ d बाई डी टी के बाहर आता है ना, कांस्टेंट नहीं है ना ओमेगा, तो बाहर नहीं आएगा, तो मैं फिर भी कॉमन लेके रखता है, मैंने d बाई डी टी के बाहर लिखा है क्या, कॉमन लिया से, बताओ अगर मैंने ओमेगा कॉमन लिया तो बचा क्या बताओ, माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी प्लस, बोलो r पहले चले गया, ओमेगा भी निकाल दिया, जे कैप कॉस ओमेगा टी, समझा, बोलो ये ना, ये पार्ट मेरे लिए u रहेगा क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना, बराबर ना, ये चेंज हो रहा है, और ये पूरा पार्ट v, समझा, u भी लगेगा, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, समझा, बड़ा है बड़ा है, आता रहेगा तो बहुत इजीली कर सकते हैं, ये सब याद है ना, याद है ये, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं तुम लोग कि नहीं, तो बोलो क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ फटाफट, ये r एज इट इज रहेगा, u भी रूल लग रहा है, बोलो बोलो, रूल याद है क्या सबको, नहीं याद है देखो, d बाई डी एक्स में u इंटू वी रहता था बरा, पहला टर्म को एज इट इज रखते हैं, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज रखते हैं, पहले टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं, सिंपल है बरा, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, चलो लगाओ इधर, u तुम्हारे लिए क्या है बताओ, अरे कौन है, ये u है तुम्हारे लिए, और ये क्या है v ना, u एज इट इज ना, किसका डेरिवेटिव, d बाई डी टी ऑफ पूरा पार्ट ना, माइनस आई साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ओमेगा टी, समझा, बोलो, हाँ ये सिर्फ u डेरिवेटिव v, अभी आगे बाकी है, प्लस बोलो v कौन है, v ये पूरा माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ओमेगा टी, v डेरिवेटिव u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v कौन है, u ना, डेरिवेटिव u था ना, ओमेगा, बराबर ना, बोलो, समझा। अब फॉर्मूला लगे हैं यहाँ पे देखो,
ये डी बाई डी टी तो हमको अंदर देने आता है ना, किया ना, वाई क्या बार आता है, साइन का तुम्हारे पास आंसर है, कॉस का भी है, ये शायद इधर ब्रैकेट था ना ऐसा, ये इधर ब्रैकेट बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी तुमको नहीं सिखाया ना शायद मैंने, चलो अभी अभी सुन लो। देखो जैसे ये देखा ना, आर बार का डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी बार मिलता है, फिर वी बार से ए बार मिलता है, वैसे ही डी ओमेगा को डी टी से ऐसा किया ना तो तुमको मिलता है ए बार, बरा ए मिलेगा, समझा क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एक्चुअल में एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है वहाँ पे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक काम कर थोड़ा देर बताता, रुक जाओ अभी इतना नहीं, पहले ये कर लेते, देखते जब टाइम आएगा तो बताता है। लेकिन इतना याद रखो, एंगुलर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसको एक्चुअल में अल्फा से डिनोट करते हैं, बताऊंगा। चलो पहले इधर आओ, बोलो। ये शायद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लास्ट में था ना, बराबर ना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, बराबर। तो अल्फा का आंसर कितना रहता है वहाँ पे, वो काम में आएगा, तुमको बताऊंगा, देखो कब। चलो चालू करते हैं, किधर आर पूरा कॉमन था ना हमारा, आर फुल हमारे पास कॉमन था, और कौन था बताओ हमारे साथ, इधर ओमेगा है ना, ओमेगा, ये डी बाई डी टी अंदर जाता है, किसको पहले, माइनस आई कैप बाहर ना, आई कैप कॉन्स्टेंट बाहर आता है, डी बाई डी टी किसको मिलेगा बताओ, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी ना, बराबर ना, प्लस कौन बाहर, अरे बोलो, डी बाई डी टी इसको मिलेगा, डी बाई डी टी इसको मिलेगा ना, जे कैप बाहर, डी बाई डी टी ऑफ, हाँ अभी नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्म लगा, ये स्टेप में थोड़ी फॉर्म लगने वाला है, प्लस ये पीछे एज इट इज है, माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट में क्या है, लिख दूं क्या, डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा, याद रहेगा ना, तो इधर में लिख देता है, समझा, अल्फा, और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। अल्फा को बोलो क्या बोलते हैं, एंगुलर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से आया तो एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंपल, हार्ड नहीं है कुछ भी। तो हाँ फॉर्म लगाना बाकी है ना, ये तुमको आता है ना, ये क्या किया ना अभी अपन ने, ओमेगा टी सब किया, चलो बताओ। आर है, बोलो, ओमेगा कॉमन निकाला है मैंने पूरा से, ओमेगा किधर से कॉमन था, सिर्फ नहीं फर्स्ट का ही खाली कॉमन, ध्यान दो, माइनस आई कैप, डेरिवेटिव ऑफ साइन किधर गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस ना, कॉस ओमेगा टी, मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा था क्या, मतलब तुमने इसको एज्यूम किया था, और जिसको भी एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव फिर से आता है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, समझा, आगे काम सेम फिर से वापस ऐसे करो, बोलो, प्लस जे कैप एज इट इज, कॉस का आंसर किधर गया, तो ये बीच का साइन चेंज कर दूं, जो पहले प्लस था बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, क्या मैच हो रहा है इससे, फिर से लो, डी बाई डी टी ऑफ क्या, ओमेगा टी, ये तुम्हारा पहला ब्रैकेट है, प्लस ये नीचे वाला, तो नीचे वाला में कुछ काम नहीं, नीचे वाला एज इट इज लेके चलो, अभी नहीं, जब यूसीएम आएगा तभी, अभी तो अपने नॉन यूसीएम में है ना, जब आगे लास्ट में करेंगे, माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप, ध्यान देते रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, अल्फा ना, बराबर, और ये कंप्लीट यहाँ पे है ना, आंसर आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब बताओ कौन बाहर आएगा, ये डी बाई डी टी ओमेगा टी में से कौन बाहर आएगा बताओ, ओमेगा, इधर से कौन बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्या, डी टी बाई डी टी, जो कितना होता है 1, चलो मतलब आ गया तुमको थोड़ा बहुत, चलो तो इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास टोटल बाहर कौन है, आर ना, आर बाहर है, और इधर चलो अंदर अप्लाई करो फटाफट, बोलो क्या आएगा, ओमेगा बाहर ना, तो माइनस आई कैप ओमेगा, फिर कॉस ओमेगा टी, क्या बचा था यहाँ पे, जो 1 हो गया, बराबर, आगे माइनस जे कैप, क्या बाहर लाए थे हम लोग यहाँ से, ओमेगा, माइनस जे कैप ओमेगा, और हमारे पास है साइन ओमेगा टी, बराबर है, और डी टी बाई डी टी जो बचाओ कितना हो गया, ये ब्रैकेट बंद, प्लस इधर क्या है बताओ हमारे पास, माइनस आई कैप, अरे बोलो, साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ओमेगा टी, बराबर ना, ये बड़ा ब्रैकेट और द होल इनटू ये पूरा ब्रैकेट बंद, बराबर, समझा ना, इतना बड़ा आंसर है, बाकी अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। अब जरा देखो क्या और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ये ब्रैकेट में से कुछ और बाहर आ सकता है क्या, ओमेगा, देखो ना इधर भी एक ओमेगा है, ओमेगा बाहर लिया तो पहले से तुम्हारा पीछे का ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 मिनट और कुछ बाहर ले सकते हैं, दोनों में होना चाहिए वो चीज, माइनस साइन
दिख रहा है, इधर भी है यहाँ भी है, तो माइनस ओमेगा बाहर, तो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। बताओ अंदर बचा क्या, आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी बराबर है, प्लस उधर से कुछ बाहर आएगा क्या, बोलो, नहीं ना, छोड़ दो ऐसे, बोलो माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी ना, ओमेगा टी प्लस जे कैप, हंसो मत, ध्यान दो इधर, कॉस ओमेगा टी बराबर, और यहाँ पे अल्फा, फुल कंप्लीट ना। अब जरा ध्यान दो, अभी आप मेन टाइम अभी यहाँ ध्यान दो, ये जो चीज दिख रहा है इतना बड़ा, ये बोर्ड पे कहीं तो आया हुआ है, इधर देखो किधर है, नाम बताओ, वहाँ पे नहीं, किधर है बताओ, क्या है ये चीज को क्या लिख सकते हो तुम इसकी जगह पे, ये चीज ऑलरेडी बोर्ड पे कहीं तो आया हुआ है, क्या लिख सकते हो उसके जगह पे, बोलो, ध्यान से देखो, आर नहीं है वहां पे, इधर आर है, इधर आर नहीं है, ये बोर्ड पे ऑलरेडी कहीं तो है, जरा ढूंढो और निकालो। हाँ, ई आर कैप है, कॉस ओमेगा टी आई कैप, कॉस ओमेगा टी आई कैप, देखो थोड़ा उल्टा दिख रहा है बस, और कुछ नहीं, हमेशा आगे रहता है वैसे लिख दिया, साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप, समझा, बराबर। तो मैं इसके जगह बोलो क्या लिख सकता हूँ, ई आर बार ना, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप बराबर ना। सेम ये वाला चीज भी बोर्ड पे तुमको कहीं तो देखने मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, करेक्ट, तो अल्फा पहले लिख देता हूं और ई टी कैप बाद में, चलेगा, बराबर है। वो जो पीछे का आर है अंदर मल्टीप्लाई करो उसको, ये आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस आर अल्फा ई टी कैप, समझा। ये किसका आंसर निकाल रहे, डी वी बार बाय डी टी, जो होता है क्या, ए बार ना, ए बार होता है, समझा। रुक जाओ, समझा क्या निकाला अभी तक, बोलो। ये है नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। अब देखो, अगर मुझे वैसे देखा जाए तो ये सब ना, तुमको मैंने रेडियल एक्सेलरेशन कराया नहीं ना, देखो ये तुमको कुछ चीज तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वो चीज़, वो 12th में आएगा तुमको। तो डी ओमेगा बाय डी टी तुमको याद होगा कि वो अल्फा रहता है, कुछ चीज़ मार्जिन पे लिख के रख लो ऐसा। एक और चीज़ लिख लो, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, बराबर। ये मेरे को लगता है ये आया हुआ है अपना वो किधर मालूम है, लैटिट्यूड वाला डेरिवेशन में उधर आया था ना रेडियल एक्सेलरेशन, उधर मैंने माइनस साइन नहीं लिया था, बराबर, क्योंकि ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि अंदर आया रेडियली। देखो ना, ये ए आर बार को मैंने अंदर बनाया कि बाहर बनाया, अंदर, वो माइनस साइन वही रिप्रेजेंट करता है कि वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर दिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, वो क्या होता है, ए आर, बराबर, ए आर होता है वो, ए आर बार एक्चुअल में बोल सकते हो उसको, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर ना, और अगर बाहर रहेगा तो अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा ध्यान दो, हमको मालूम है सेंस जो ए आर है, ए आर को कैसे लिखा जा सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एंड जो ये क्या है, ये दिख रहा है किधर गया, अच्छा इसके बारे में नहीं मालूम तुमको, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको लिख सकते हैं आर इंटू अल्फा। ये सब याद रखो, 12th में कराऊंगा मैं तुमको ये सब चीज, बराबर, तो तभी तुमको पूछेगा ए आर को क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, बराबर, उसका वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ए टी क्या होता है, हाँ, उसका वैल्यू क्या रहता है, आर इंटू अल्फा। चलो ऊपर पुट करो, बोलो ए क्या मिलेगा, बताओ ए, देयरफॉर ए का आंसर ए बार गया ना, ये क्या आएगा इसकी जगह पे, अरे इसकी जगह पे क्या आएगा, ए आर, और क्या है ई आर कैप, प्लस आर अल्फा के जगह पे कौन आएगा, ए टी, ये क्या बन जाएगा, ई टी, समझा। ये है वेक्टर फॉर्म में टोटल नेट एक्सेलरेशन, बराबर, नेट, ए मतलब ए नेट एक्चुअल में हो, बराबर, ए मतलब ए नेट, नेट मतलब टोटल एक्सेलरेशन है। तो अगर ये कौन से फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में नेट एक्सेलरेशन। अगर मुझे मैग्नीट्यूड फॉर्म में बनाना है तो भी देख लो, तुमको मैग्नीट्यूड निकालने सिखाया ना मैंने वेक्टर से, किधर तो दिखा, इधर देखा था, याद है क्या, अपन अंडर रूट के अंदर हर एक एलिमेंट का स्क्वायर को प्लस करते हैं। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर समझो तुमको इन केस कभी मैग्नीट्यूड निकालने बोल दिया, बराबर,
मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ नेट एक्सिलरेशन, ध्यान दो, एकल होगा सब ओरल में, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सिलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ v बार को लिख सकता है v, वैसे ही मैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सिलरेशन को बोलो क्या लिख सकता हूं, a नेट, चलेगा ना। अरे बार हटाने का, मैग्नीट्यूड हटा देने का, तो चलो a नेट निकालते हैं। a नेट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सिलरेशन, इसी को तुम लोग कैसे लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सिलरेशन। फॉर्मूला याद है, रूट के अंदर क्या करते हैं, बाजू वाले का स्क्वायर करते हैं ना, बोलो क्या आएगा, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, समझा। ये है नेट एक्सिलरेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, बराबर। इसके ऊपर नीट जेडे ने बहुत सारा सम सॉल्व करने का हमको, इसके लिए देख लो अच्छे से, समझा। हाँ, ये सब तब हो रहा है जब मान लो जब नॉन यूसीएम में, हम लोग कहाँ पे, नॉन यूसीएम में। अगर समझो इन केस यूसीएम, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन यूसीएम के लिए, बराबर, वहाँ पे नॉन यूसीएम नहीं दिया, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नॉन यूसीएम आ जाता है अपने आप, तो उसके लिए तुमको ये सब आना चाहिए, समझा। एक स्टेप और बाकी है, 7th स्टेप। अगर समझो नॉन यूसीएम है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी फॉर यूसीएम, नॉन तो कर दिया ना हमने, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन जीरो रहता है, कौन जीरो रहता है, अल्फा, करेक्ट, अल्फा का आंसर 0। अल्फा को क्या बोलते हैं, हाँ, अल्फा आया है ना हमारे पास, ये क्या है, अरे आर अल्फा किस, देखो अगर अल्फा 0 तो कौन 0, AT 0, तो AT 0, तो बताओ A नेट का, चलो मैं पूरा लिख के बताता हूँ। सिंस, बराबर, सिंस हमारे पास कौन 0 है, सिंस पहले अल्फा 0, अल्फा 0, देयरफॉर अल्फा 0 होने के वजह से कौन 0, AT, समझा। AT क्यों 0 हो रहा है, अरे रीजन है मेरे पास, AT का फॉर्मूला क्या है, आर अल्फा, अल्फा 0 तो AT भी 0, और एक बार AT 0 तो तुम्हारा A नेट जो रहेगा, A नेट, इसके फॉर्मूले बोलो क्या आएगा, सिर्फ अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर ना, प्लस 0 का स्क्वायर, AT 0 है ना। तो बताओ बचा क्या अंदर, सिर्फ रूट के अंदर AR स्क्वायर बचा है ना, रूट के अंदर AR स्क्वायर का क्या मतलब है, AR, समझा क्या। इसलिए आता मैंने तुमको बताया था, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो एक ही एक्सेलरेशन रहता है, कौन रहता है वो, रेडियल, समझा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बराबर, तो वो टाइम पे दोनों रहता है, टेंजेंशियल भी रहेगा, फॉर्मूले से प्रूव हुआ ना, समझा। बड़ा है, ऐसे ही हमको आदत, हम ऐसे ही करने वाले हैं, हम लोग छोटा मोटा कुछ कम नहीं करते, हम सब बड़ा बड़ा करेंगे सब कुछ, समझा। कैसे निकाला A नेट, बोलो, आदत डाल लो, सब बड़ा बड़ा चीज समझने का, बराबर। उसके लिए तुमको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत कुछ, जितना मैं करा रहा हूँ उससे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत और करो, रेफरेंस वगैरह बुक पढ़ो तो हो जाएगा, समझा कैसे किया। ये एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, बराबर, समझा कैसे किया ना, बोलो। तो क्या निकाल दिया आप लोगों ने, नेट एक्सेलरेशन, यूसीएम के लिए भी निकाला, नॉन यूसीएम के लिए भी निकाला, और याद है वेक्टर फॉर्म में बनाया, ये वेक्टर फॉर्म कभी कभी लग सकता है हमको, बराबर है, समझा ना, क्लियर, ठीक है। लिखा तुमने इसको, ओके, चलो सबका ध्यान यहाँ पे था, देखो तो लिखा क्वेश्चन सब लोग ने, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, डायग्राम भी थोड़ा सा बना दिया रहेगा ना, देखो ऐसा डायग्राम बनाया तुमने। अच्छा कितना क्वेश्चन है, नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो ध्यान से एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ ऑफ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ना। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है एक्चुअल में। ऐसा कुछ तुमने फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा कुछ बनाया रहेगा, हाँ, तो ध्यान से देखो इधर, ये कौन सा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बराबर। प्रोजेक्टाइल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसा फेंक रहे, समझा, ऐसा कुछ है। तो समझो वो ऑब्जेक्ट हमारा बराबर यहाँ से ओरिजिन से हम लोग फेंक रहे हैं, यहाँ से ओरिजिन, ओ ऐसा कुछ। और जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके इधर तक जाता है, बराबर, समझा, ऐसा एक पाथ फॉलो करके यहाँ तक जाता है ऑब्जेक्ट। एक जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होएगा तो वो टाइम पे कुछ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी में आता है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u से डिनोट होता है, किससे, क्या ये जो वेक्टर है इसको रिजॉल्व करने का जरूरत है, रिजॉल्व ना, एक ऐसा वेक्टर को टेढ़ा रहता है उसको रिजॉल्व करते दो बनाते हैं, ऐसा करने का जरूरत है, टेढ़ा है कि सीधा है, एक्सिस के अलॉन्ग है कि नहीं, पहले बताओ,
नहीं, जो भी वेक्टर एक्स के अलॉन्ग नहीं देता उसको रिजॉल्व करते हैं, बराबर। इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा तुमको। चलो, तो ये एक वाई एक्स के अलॉन्ग रिजॉल्व होने वाला है और एक दूसरा एक्स ना। चलो, तो वाई के एक्सिस के अलॉन्ग ये रिजॉल्व हो गया, देखो ऐसा, बराबर। और एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा रिजॉल्व कर दिया, बराबर है। क्योंकि ये वाला पार्ट इसका x कंपोनेंट है, इसके लिए मैं इसको नाम देता है ux। ux समझा क्या है? x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, समझा। और ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये क्या है? y ना। तो क्या मैं इसको नाम uy दूं? y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, समझा? बोलो। हाँ, अब ये जो हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर है ये एंगल बनाता है थीटा का। कितना एंगल बनाता है? तुमको रिजोल्यूशन हमेशा सिखाया था, थीटा के बाजू वाला हमेशा क्या होता है? कॉस, कॉस ना। और जो थीटा से दूर रहता है वो सिखाया हुआ चीजें, ये सब रिजोल्यूशन में है। ux का आंसर बोलो क्या आएगा? ux का आंसर u cos थीटा और uy का आंसर। अगर तुमको ये नहीं आ रहा है तो तुम लोग पहले मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर देखो, रिजोल्यूशन वेक्टर तो आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे ठीक है इतना। अब यही पार्टिकल जब इधर आ जाता है इधर, तो ये रहेगा उसका ux ना, ऐसा को देखो ये u रहेगा ऐसा, और इसके पास एक x कंपोनेंट रहेगा और दूसरा कौन सा कंपोनेंट रहेगा? y, बराबर। तो ये ऐसा था ना, ये इधर से इधर आ गया अभी ऐसा। तो चलो मैं इसका पहले x कंपोनेंट, ये बन गया इसका x कंपोनेंट, ये सॉरी कौन सा कंपोनेंट है बताओ? y ना। और ये कौन सा कंपोनेंट है? x। ये हटा देते चाहिए, तो तुमको रखना है तो रखो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे अभी, समझा ये? तो तुम्हारे पास ux वाला कंपोनेंट और क्या है? uy। एक बात नोटिस किया कि यहाँ पे जो uy वाला कंपोनेंट जो पहले बहुत बड़ा था, देखो अब कितना हो गया, अब छोटा हो गया ना। और जो ux वाला कंपोनेंट जो पहले छोटा था वो वैसे का वैसा ही है, समझा? मतलब किस में चेंज हो रहा है? uy छोटा छोटा होते होते जा रहा है ना, समझा? क्यों? रीजन है इसका, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकते ना, ऐसा ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो जब वो ऊपर ऊपर जाएगा ऐसा, तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद जब नीचे आएगा तो एक ही उसका कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वो uy वाला है, समझा? ux तो उसको आगे लेके जाएगा ऐसा, uy वाला कंपोनेंट कम कम होएगा, इसके लिए वो हाइट पे जाके नीचे आता। अगर uy वाला कंपोनेंट बढ़ता बढ़ता तो ये ऊपर ऊपर जाता था ऐसा, समझा? लेकिन ऐसा नहीं जा रहा ना, नीचे आ रहा ना, समझा? हमेशा y वाला कंपोनेंट कम होता है, x वाला कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, क्या इसके आगे और ऊपर जा सकता है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, uy वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता है, x वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाता है, समझा? इसके ऊपर जा सकता है क्या? आगे जा सकता है क्या? हाँ आगे जा सकता है। तो आगे जा सकता है मतलब बताओ सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा अब इसके पास? ux। uy खत्म हो चुका है, uy नहीं है अब, समझा? अरे बोलो, uy क्या करता बताओ अभी तक? uy यहां से लेके यहां तक क्या करता? ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने का ट्राई करता। यहां इधर था, इधर ऑब्जेक्ट ऊपर जा सकता था तो है y कंपोनेंट, इधर जा सकता, इधर भी रहेगा, इधर आ गया, अब इसके ऊपर नहीं जा सकता ना, तो y कंपोनेंट खत्म। अब बताओ ऑब्जेक्ट किधर आएगा? अब नीचे आएगा ना, अब नीचे आएगा ना। uy ऊपर एक्ट हो रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था ना, अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, uy नीचे, समझा रहे क्या हुआ? अरे जो uy पहले बड़ा बड़ा था, फिर आते आते इधर तक छोटा हो गया, फिर अब इधर ऐसा नीचे नीचे आ रहा है, समझा रहा है? नीचे आ गया अभी वो। अब अगर मैं यहां बनाऊं ना, यहां वो ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसका x कंपोनेंट वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन अब y कंपोनेंट नीचे आ चुका है जो पहले ऊपर था, समझा? क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि अब y कंपोनेंट का बताओ काम क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आने का, बराबर? तो ये हमारे लिए है uy और ये रहेगा ux, लास्ट में आके यहाँ गिर जाएगा, बराबर? खत्म। बोलो समझा क्या? तो ऐसा होने वाला है टोटल। चलो कुछ नाम वाम भी दे देते हैं। नाम है समझो यहाँ पे ऐसा, ये मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया है इसको b नाम देते हैं, और जो इससे बराबर स्ट्रेट लाइन रहेगा नीचे इसको नाम a नाम देते हैं। इधर एक c है, ये ओरिजिन तो वो नाम दिया ही है हम लोग ने। बोलो समझा है जैसे यहाँ पे हुआ है पूरा? ये है हाइट अटेंड, इतना हाइट उसने अटेंड कर लिया है, बराबर? ये h का हाइट अटेंड किया है, इतना ऊपर गया है ऑब्जेक्ट। बोलो समझा? डायग्राम समझा क्या? इतना हार्ड थोड़ी डायग्राम है, इजी है ना? हाँ। अब देखो हम लोग वैसे हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब इक्वेशन बनाने का, इसका इक्वेशन क्या है। तो कुछ स्टेप वाइज काम करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे ऐसा रहेगा, चलो हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली कितना आगे गया, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, बराबर? क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बताओ? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
कवर्ड बाय, हाँ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करता है, समझा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। पहले बात तो इधर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ना, s इज इक्वल टू क्या रहता है, d बाई टी। तो d का आंसर s इंटू टी, s के पे v यूज करो, ऐसे भी v यूज करो। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बताओ क्या बोला तुमने फॉर्मूला, v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी में कौन सा वेलोसिटी यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जा रहे तो वर्टिकल वेलोसिटी यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बराबर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कौन सा टाइम, हॉरिजॉन्टल टाइम, टाइम तो टाइम होता है बराबर, इनटू टाइम ना, बराबर ना। हाँ चलो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया है, मैं उसको ऐसा एज्यूम कर लेता है कि वो हमारे लिए x है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y वर्टिकल ना, वर्टिकल डिस्टेंस में y लेगा मैं, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर है हमारे लिए क्या है, x। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जरा बताओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन है इसमें से, ux को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलेंगे कि uy को बोलेंगे, ux। तो मैं यहाँ पे ux लिख दूं, इंटू टी लिख दूं, टाइम चलेगा। हाँ ux का आंसर, लेकिन तुम्हारे पास बोलो ux क्या है, u cos थीटा इंटू टी। तुमको t चाहिए पहले, एक बोलो t का आंसर बताओ जरा, यहाँ से क्या रहेगा t का आंसर, x अपॉन u cos थीटा। समझा? बोलो ये कैसे निकाला मैंने, अरे सिंपल है, ये हार्ड नहीं करा रहा मैं तुमको, ये सब इजी इजी कंसेप्ट है, ये मैंने पॉइंट नंबर 1 बना दिया, समझो, समझा? बोलो हाँ। अब सेकंड पॉइंट में जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर निकाला बाय द प्रोजेक्टाइल, अब वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल निकालते हैं ऊपर, बराबर। चलो तो निकाल रहे हैं हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, बराबर। वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है तुमको 9th में पढ़ा था ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, उसको ही बोल रहा हूँ मैं, उसको ही बोलते हैं काइनेमेटिकल। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। बोलो काइनेमेटिकल इक्वेशन, s वाला याद है तुमको, s? चलो मैं बता देता हूँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऐसा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद रहेगा, साइंस में तुमको था, बराबर, 9th में भी था, बराबर, बराबर ना। हाँ s है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बराबर, डिस्प्लेसमेंट। u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, हाफ नंबर है, a है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर, t टाइम वापस। अच्छा जैसा हम लोग वर्टिकली देख रहे क्या हॉरिजॉन्टल देख रहे, बताओ अभी। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं x ले सकता है तो वर्टिकल के लिए बोलो क्या लूं, तो ये s जो है s बन जाएगा y, समझा? u जो है, जब मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा था तो मैं u के जगह पे ux लिया था, अब मैं जा रहा हूं वर्टिकल तो u के जगह पे क्या लूं, uy, सिंपल ना, u के जगह पे uy, बराबर। a होता है एक्सेलरेशन, बराबर। जब भी हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं ना, ऐसा ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में आते तो जी लेता था मैं एक आंसर, वो खींचता था ना एक्सेलरेशन से। हम लोग अभी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन ऊपर जा रहे हैं ना, तो माइनस जी ले लेंगे, तो ए की जगह बोलो क्या लिख दूं मैं, और टी तो टाइम तुमको मालूम ही है ना। चलो सब वैल्यू पुट कर देते हैं, बोलो क्या आएगा बताओ, बोलो। अच्छा इधर 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 लिख रहा है, ये दिख रहा है ये वाला, बोलो एस की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यू के जगह पे यू वाई और टी एज इट इज प्लस हाफ ए के जगह पे माइनस जी और टी स्क्वायर। यू वाई का आंसर है क्या रहता है, u साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू u साइन, भूलो मत तुम्हारे पास t का आंसर भी पहले स्टेप में निकाल के रखा है, t का वैल्यू पुट करो, बोलो x अपॉन u cos थीटा माइनस ना, अरे प्लस माइनस माइनस 1/2 बराबर इंटू जी है, t इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करके आंसर लिखते, चलो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, बोलो क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझा बराबर ना। थोड़ा इसको सिस्टमैटिक लिखते हो, ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो तो हमारे पास y इक्वल टू, बोलो क्या है, y इक्वल टू, एक मिनट यू तो कैंसिल हो रहा है,
और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब tan थीटा इंटू, बराबर है, माइनस जी है ना ऊपर हमारे पास, और नीचे क्या है, 2 है, 2 है क्या, हाँ 2 है, यू स्क्वायर भी है, यू स्क्वायर और क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, और हमारे पास क्या है बाजू में, एक्स है, एक्स स्क्वायर। समझा? जरा ध्यान से देखो, ये जो जी है कांस्टेंट ना 9.81, यू इनिशियल वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट, बराबर, थीटा एंगल, ये सब चीज कांस्टेंट है, बराबर। इसके लिए ये जो बनेगा ये भी क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट ही रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करने जा रहा हूँ, लेट थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट ना, तो मैं tan थीटा को एज्यूम करता हूँ a, और ये पूरा चीज जो कांस्टेंट है इसको मैं एज्यूम करने वाला हूँ b, तो g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, पुट कर दो, बोलो y, बोलो क्या बन जाएगा, ax ना माइनस bx स्क्वायर। ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, बराबर। ये क्या है, दिस, हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पाथ है पैराबोला, याद है ग्रेविटेशन में सिखाया था, ऐसा ही कुछ पैराबोलिक पाथ था ना, देखो पैराबोलिक पाथ है ना, ये ऐसे था ना वहां पे भी, हाँ। कब होता है पैराबोलिक पाथ, जब v इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी रहेगा तो होता है, ठीक है। चलो तो बताओ ये जो मैं निकाला ये क्या है, दिस इज द, हाँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन, किसका रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ ना, रास्ता है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये किसके जैसा तुमको दिखाई दे रहा है बताओ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड इट इज पैराबोलिक ना, एंड इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बराबर। पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो पाथ है वो पाथ को नाम देंगे पैराबोलिक पाथ, बराबर। हेंस द पाथ इज पैराबोलिक, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, क्या है, पैराबोलिक पाथ है, समझा, पैराबोलिक पाथ है, समझा क्या सिखाया तुमको, बोलो क्लियर, याद है, बोलो याद है, तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला, उसमें से t निकाल के लिया, फिर क्या निकाला, वर्टिकल डिस्टेंस, फिर उसमें हम लोग याद है s की जगह पे y पुट किए, u की जगह पे ui पुट किए, और a की जगह माइनस g पुट किए, और सब पूरा बनाया। बाद में देखा आजू बाजू कांस्टेंट है ना, a लिया और b लिया, बराबर। ये जो बना ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, समझा, समझना कैसा किया है, ठीक।